शक्ति रूपा न्याय प्रेमी शक्ति रूपा न्याय प्रेमी शक्ति रूपा निर्भया सद्भाषिणी मातृरूप वत्सल मृदहासिनी तमनाशिनी मातृरूप वत्सल मृदहासिनी तमनाशिनी मृदुहासिनी तमनाशिनी मृदुहासिनी तमनाशिनी। गोविंदा इधर आओ, ये मुझे दो। बैठो। तुम थाली लेके क्यों खड़े थे? मैं आपको खाना खिलाने आया था जी। मैं खिलाऊंगा तो आप खाएंगी ना? मुझे पता है आप गोविंदा की बात कभी नहीं टालेंगी। तेरी बात तो मैं कभी नहीं टालूंगी, लेकिन तू मुझे बता, तू अपनी आजी से बहुत प्रेम करता है? सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा। और अपनी आजी का सम्मान भी करता है? मैं क्या, पूरा देशू आपका सम्मान करता है। तुम्हें पता है पूरा देवसू तुम्हारी आजी का सम्मान क्यों करता है? क्योंकि तुम्हारी आजी अपना वचन वापस नहीं लेती है और जो कहती है उस पर अटल रहती है ना? तो अगर मैंने अपना वचन वापस ले लिया तो क्या पूरा देवसू और इस देवसू का सबसे अच्छा बच्चा मेरा सम्मान करेगा? गोविंदा तुम जाओ, जाके आंगन में खेलो, जाओ। वसुंधरा, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। मायरी, मायरी वो वसुंधरा, तुम एक छोटे मासूम बच्चे की भावनाओं को ढाल बनाकर मेरे वचन के संकल्प को तोड़ने की कोशिश करोगी? यही शिक्षा दी है मैंने तुम्हें? मायरी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। फिर मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगी। तुम मेरे परिवार की, मेरे घर की सबसे बड़ी बहू हो। तुम भी बाहर वालों की बातों में आ गई। मुझे तुमसे यह अपेक्षा बिल्कुल नहीं थी। सेठ जी, सेठ जी, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। ये सुझाव मेरा था क्योंकि वो मैं आपको भाभी, आप तो जानती है मैंने ये सब क्यों किया ना। मैं जब भी कुछ अच्छा करने जाती हूँ हमेशा उल्टा ही हो जाता है। लेकिन फिर भी आप तो जानते रहने दे प्रगति, अब अपने आप को दोष देके कोई फायदा नहीं है। गलती मेरी थी, मुझे ही तुझे रोक देना चाहिए था। सुझाव तेरा था, लेकिन मैं भी तो मान गई थी ना। अब मुझे भी इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ओह गॉड, मेरी गाड़ी तो रिवर्स गियर में जा रही है। कितना भी एक्सीलेटर दे लो पीछे ही आई जा रही है। और ये देवसू के लोग, ये सीख लो, वो सीख लो, ये कर लो, वो कर लो। ये सब मेरी सारी शहरी चीजों की वजह से हो रहा है। मैं ये सब फेंक दूंगी। ये सब इनमें से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा फोन, इसे शहर में सब लाइफलाइन बुलाते हैं, लेकिन यहाँ देवसू में इसने मेरी लाइफ खराब कर दी है। ये भी नहीं चाहिए, इसे भी फेंक दूंगी। लगता है नई बहू कुछ ज्यादा ही परेशान है।
इसकी परेशानी और बढ़ा देती हूँ। फिर जब सेठ जी और इसकी लड़ाई होगी ना बड़ा मजा आएगा। प्रगति, देवी काकू, आप? प्रगति, मैं तुझे धन्यवाद देने आई थी। कल रात को तो तूने मुझे बचा ही लिया। लेकिन देवी काकू, मैं फंस गई। एंड सेठ जी ने भी अपने आप को... अरे प्रगति, तू कितनी अच्छी है बेटा। देखना, वो सेठ जी साहब तो जब देखो तुझे भला बुरा बोलते रहते हैं, लेकिन तू कितनी अच्छी है, तुझे कितनी फिक्र है ना उनकी। अब देवी बोलेगी ना तो सच ही बोलेगी। कल रात जो तूने मेरे लिए किया ना, वो आज तक देवसू में मेरे लिए किसी ने नहीं किया था। ठीक है देवी काकू, लेकिन आपको भी तो कुछ बोलना चाहिए था ना। सारा इल्जाम मुझ पे ही लग गया। अगर आप कुछ बोल देती तो... मैं किसे बोलती और क्या बोलती? ऐसे भी देवसू में मेरी सुनता कौन है? अगर मैं बोल पाती ना प्रगति, तो मैं 16 साल पहले ही बोल देती, जब मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ था। अन्याय? हाँ, अन्याय। जब मुझे और मेरे पति को एक दूसरे से अलग कर दिया गया, तभी भी मेरी किसी ने नहीं सुनी थी। मैं बहुत रोई, मेरे ये भी बहुत रोए। लेकिन तुम तो जानती हो ना सेठ जी साहब को, जब वो किसी को दोषी ठहरा देती है तो किसी की भी नहीं सुनती है। देवी काकू, क्या भावराव काका निर्दोष थे? ये तो अभी अभी आई है, अब इसे क्या पता सच्ची कहानी। कुछ भी सुना देती हूँ। और नहीं तो क्या, अब देवी बोलेगी तो सच ही बोलेगी ना। निर्दोष होते हुए भी उन्हें देवसू से बाहर निकाल दिया गया। पता है, मेरे भावराव जितने भोले और अच्छे इंसान पूरे देवसू में नहीं है। फिर भी ठीक है देवी काकू, आप रोइए मत। ऐसे नहीं रो प्रगति, पता मेरे साथ क्या कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। फिर भी अगर तुझे लगता है ना कि सच ना बोल के मैंने कोई गलती की है, तो ठीक है, मैं अभी जाकर उन्हें सब कुछ सच सच बता देती हूँ। फिर भले ही मुझे वो देवसू से निकाले क्यों ना दे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तू दुखी हो। अभी जाती हूँ मैं। अरे देवा, रोक ले मुझे, रोक ले। देवी काकू रुकिए। ठीक है, अब तू अगर इतनी जिद कर ही रही है तो मैं नहीं बताऊंगी किसी को, सिर्फ तेरे लिए, ठीक है? ठीक है देवी काकू, वैसे भी मैं थक चुकी हूँ। अब मुझे और कोई गड़बड़ नहीं करनी। अब मैं सेठ जी की सारी बात मानूंगी, सबको खुश रखूंगी। मैं बस चाहती हूँ कि सब लोग अब हैप्पी रहे। अरे अब ये तो वही चीज है ना जिसे संगीत बजा था। हाँ, मेरा फोन वही है, इससे भी फेंक रही हूँ मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं रखना चाहती जो मेरे और बाजी के लिए कोई भी मुसीबत लाए। मुसीबत तो तेरी मैं बढ़ाने वाली हूँ। तेरे और सेठ जी दोनों के बीच में युद्ध करा के ही दम लूंगी मैं। अरे इसे फेंकने की क्या जरूरत है? क्या सेठ जी ने तुझे खास बुला के कहा था कि ये जो भी कहते हैं ऐसे इसे फेंक दो? नहीं, उन्होंने खास बुला के तो नहीं बोला, लेकिन मुझे याद है पिछली बार मंडप पे जब ये फोन बजा था ना, तो वो बहुत गुस्सा आई थी और वहां से चली गई। इसलिए मैं अब ये फेंक रही हूँ। अब शादी के मंडप में ये चीज बजेगी तो वो गुस्सा होके जाएंगे ही ना। तो वो सब छोड़, सेठ जी ने मुझे खास बुला के कहा था कि अगर तू चाहे ना तो ये चीज तू रख सकती है। अच्छा, हाँ, सेठ जी ने ऐसा कहा? और नहीं तो क्या, अब देवी क्या झूठ बोलेगी? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी। देख प्रगति, ये देवसू के लोग हैं ना, बहुत सीधे साधे हैं। उन्हें इन सब चीजों से ना बड़ा डर लगता है। इसीलिए अगर तुझे ये सब चीजें रखनी है ना तो तू रख, लेकिन यहाँ वहां लेके उससे बाहर मत निकलना। और वैसे भी तुझे एक पते की बात बताऊं? मेरे मायके से भी ऐसी बहुत सी चीजें आई हुई हैं, लेकिन मैंने भी उन्हें छुपा के रखा हुआ है। अरे सब करते हैं ऐसा। सच?
देखिए ना, इसमें सिर्फ 25% बचा है। और वैसे भी देसू में इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं, तो इसे चार्ज कैसे करूंगी मैं? इलेक्ट्रिक, देख वो सब बातें ना मुझे समझ में नहीं आती। जो सेठ जी साहब ने मुझे कहा है ना, वो आके मैंने तुम्हें बता दिया। अभी बाकी तुम्हें वो जो भी करना है वो तू कर लेना, ठीक है? ठीक है देविका, आप कहती हैं तो रख लेती हूँ। जाके प्रगति को मेरा आदेश दे दो। उससे कहो कि मैंने कहा है कि वो शहरी वस्तु गांव के बाहर फेंका। जी सेठ जी साहब। देविका को क्या सोच रही हैं? मैं कुछ भी तो नहीं। अरे वो रसोई के बारे में सोच रही थी। तू तो जानती है ना, वो उत्तरा और वसुंधरा मेरे बगैर रसोई में कोई काम ही नहीं करती है। उन्हें जरा देख कर आती हूँ। तू अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है कर। चलती हूँ। अजीब है यहाँ देसू में सब, कोई कुछ कहता है कोई कुछ। मुझे तो लगा था कि ये सब फेंकना पड़ेगा, लेकिन चलो अभी के लिए ये सब संभाल लेती हूँ। फिर जब मायरी एक बार मुझसे बात करने लगेंगी तो उनसे जाके खुद ही पूछ लूंगी। वैसे भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, पता नहीं कब कौन सी गलती कर दूं। करूं तो क्या करूं? हर क्षण दूसरों की पीड़ा सुनती आई हूं, हमेशा दूसरों का निवारण किया है, लेकिन मेरी अपनी पीड़ा वो मैं किसे सुना? कौन करेगा उसका निवारण? देवा, हे देवा, आप ही के बनाए हुए संसार के नियम है। दिया तले हमेशा अंधेरा, लेकिन दिए तले इतना अंधेरा भी मत रखिए कि मेरे अपने मेरा दुख ना समझ सके। आपको सब पता है आज मेरे हृदय पर क्या बीती जब मैंने मेरे गोविंदा को खाने के लिए मना किया। तुम्हें पता है पूरा देवसू तुम्हारी आजी का सम्मान क्यों करता है? क्योंकि तुम्हारी आजी जो कहती है उस पर अटल रहती है। तुम जाके आंगन में खेलो, जाओ। उस बेचारे को क्या लगा होगा, कितना दुख हुआ होगा कि उसकी आजी आज पूरा दिन भूखी है। मुझे ज्ञान है कि मेरे इस 5 दिन के उपवास पर मेरे परिवार पर क्या बीतेगी, लेकिन मैं मजबूर हूं। न्याय प्रेमी शक्ति सबकी मायरी होने के साथ साथ मैं देवसू गांव की सेठ जी भी हूं। मृदुहासिनी तमनाशिनी। सेठ जी होने के नाते, विनायक राव की पत्नी होने के नाते मैं वो सारे नियम कैसे तोड़ दूं जो मेरे पति नहीं बनाए हैं? सेठ जी होने के नाते, विनायक राव की पत्नी होने के नाते मैं वो सारे नियम कैसे तोड़ दूं जो मेरे पति नहीं बनाए हैं? हमने पहले ही स्पष्ट रूप से यह नियम स्थापित किया है कि कोई भी किसी हाल में अन्न को अपमानित नहीं करेगा। तो फिर किसने यह दुस्साहस किया है? किसने इस खाने को फेंका है? किसने देवसू के नियमों को तोड़ा है? बताओ। अरे संभाजी ने फेंका ये खाना? देवा देवा देवा, मैंने इसे बैंगन की सब्जी बना के खिलाई थी। अब क्या होगा जीजी? सेठ जी, संभाजी वो शांत अहल्या, यह मत भूलो कि हम देवसू के सेठ जी हैं और इस वक्त हम अपने दरबार में बैठे हैं।
भाभी जी, आपको पता है ना, दरबार में सेठ जी का ना कोई दोस्त है ना कोई परिवार। हाँ बोलो, क्या इसने किया था अपमान? सेठ जी वो डर क्यों रहे हो टुको जी? क्या आज तक हमने देवसू में किसी को सत्य बोलने पे दंडित किया है? तो निसंकोच होकर बोलो। सेठ जी, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि आपका बेटा संभाजी अपनी थाली से खाना फेंक रहा था। संभाजी तुम? ऐसा क्यों किया तुमने? क्या हमने तुम्हें यही शिक्षा दी है? उत्तर दो संभाजी। सेठ जी, मुझे बैंगन की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी एक काकी खिला रही थी, इसके लिए मैंने सब्जी बाहर जाके फेंक दी। मैं सच कह रहा हूँ बाबा, मुझे बैंगन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देवसू के नियम किसी की पसंद और नापसंद के अनुसार नहीं बने हैं, और तुमने नियम को तोड़ा है, अन्न का अपमान किया है, और यदि गलती की है तो इसका दंड भी तुम्हें अवश्य मिलेगा। क्योंकि संभाजी ने अन्न का अपमान किया है, इसलिए इसका दंड भी अन्न से संबंधित होगा। इसलिए आने वाले माह के दीपावली के सार्वजनिक भोज पर संभाजी आमंत्रित नहीं होगा। सेठ जी, मेरा संभाजी छोटा बच्चा है, उसे देवसू के नियमों के बारे में नहीं पता, उसे क्षमा कर दीजिए, उसका दंड आप मुझे दे दीजिए। बच्चा नहीं है ये, और यदि इसकी उम्र अपनी पसंद और नापसंद के निर्णय लेने अनुसार जितनी हो गई है, तो इसको अपने निर्णय के प्रभाव भी खुद ही सहने होंगे। विनायक राव सेठ, देखिए मैं भी अमराट का सेठ हूं, लेकिन बच्चों को इतना बड़ा दंड कभी नहीं दिया मैंने, अब क्षमा कर दीजिए। नागेश सेठ, तुम हमारे मित्र हो और हमेशा रहोगे, और देवसू तुम्हारा हमेशा स्वागत करेगा, लेकिन इस गद्दी पर बैठकर हमेशा सत्य बोलने का वचन लिया है हमने, और भविष्य में कभी भी अपने अमराट की मेरे देवसू से समानता मत करना। यहां हम अपने शब्दों के लिए जीते हैं, अपने शब्दों के मान के लिए अपने प्राण तक दांव पे लगा देते हैं, और यदि आज हमने अपने पुत्र को दंड से वंचित कर दिया तो क्या उदाहरण स्थापित करूंगा मैं? और जब तक इस गद्दी पर विनायक राव या विनायक राव का वंश बैठेगा, निष्पक्षता से न्याय होगा। और जहां तक बात है संभाजी की गलती की, तो इसका दंड इसे मिल चुका है, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी का अपमान मेरी छत के नीचे हुआ है, इसलिए इस अपमान का प्रायश्चित मुझे भी करना होगा। इसलिए आज से, इसी क्षण से अगले 5 दिनों तक मैं विनायक राव अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। इस अहिल्या के अंदर एक माँ और सेठ जी दोनों बसते हैं देवा। मेरे बच्चे कभी अपनी माँ को हारते हुए नहीं देख सकते, और मैं अपने पति के मान के लिए सेठ जी को कभी हारने नहीं दूंगी। मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं सेठ जी का वस्त्र धारण नहीं कर सकती, क्योंकि इस वक्त मैं पश्चाताप कर रही हूँ। प्रगति, कुछ भी हो जाए तुम शांत रहना, दरबार में बिना अनुमति के कुछ बोलना मना है। ठीक है भाभी। इतने दुखी क्यों हो तुम सब? क्या पीड़ा है? सेठ जी, ये मेरा छोटा बेटा मुकुंद है। क्या हुआ इसे? ये इतना कुंठित क्यों दिख रहा है? कल मुकुंद ने हमारे पड़ोस के घर से मिठाई चुरा कर खा ली। मैंने मुकुंद को दंडित करने के लिए बहुत पीटा सेठ जी, इसलिए आज ये बीमार हो गया है सेठ जी। कैसा जानवर है ये, कौन अपने बच्चे को ऐसे मारता है? धीरज रखना से आगे सुन। सेठ जी, हमें पता है कि हमें अपने बच्चों को इतना नहीं मारना चाहिए, किंतु हम दोनों को इसे सबक देना था कि चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। फिर हम दोनों को ज्ञान हुआ, यदि हमारे बेटे ने चोरी की है तो हम दोनों ने ही इसे अच्छे संस्कार नहीं दिए होंगे। अगर दिए होते
तो ये इस तरह कभी चोरी नहीं करता। हमें दंड दीजिए, हमसे गलती हुई है। देखा, ये लोग जानवर नहीं है, इन्हें अपनी गलती का एहसास है। सबसे पहले आप अपने पुत्र को वैद्य जी के पास लेके जाइए और उसकी तब तक देखभाल और सेवा कीजिए जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं होता। बच्चे तब ही चोरी करते हैं जब वे भूखे होते हैं। जिस तरह अन्न को गिराना, अन्न को फेंकना अन्न का अपमान होता है, उसी तरह किसी भूखे को खाने से वंचित रखना भी अपमान होता है। किंतु घर में बच्चे के लिए भोजन ना रखकर ये गलती आप दोनों से अवश्य हुई है। तो इसके दंड स्वरूप हम यही निर्णय लेते हैं कि आप दोनों कल देवसू के सभी बच्चों को अपने घर में आमंत्रित करके खुद अपने हाथों से मिठाई बनाकर उन्हें खिलाओ।